12 जून 2025 के दिन अहमदाबाद के मेघाड़ी नगर में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 260 लोगों की मौत हुई। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, 1 साल होने आ रहा है इस दुर्घटना को और 260 लोगों की इसमें मौत हो गई, लेकिन जिस दिन ये हादसा हुआ सिविल अस्पताल का इस पूरे हादसे के दौरान बहुत ही अहम रोल रहा। आपको कब पता चला इस हादसे के बारे में? उस वक्त आप कहाँ पे थे और किस प्रकार से आपने आगे का पूरा जो मेडिकल को लेकर आगे पूरी प्रक्रिया करनी थी आपने उसे मैनेज की? आपकी बात सही है। 12 जून 25 को याद करता हूँ तो वो भयानक हादसा दिमाग में पूरा ऐसे लग रहा है कि जैसे उसको मैं देख रहा हूँ। मेरे लिए वो दिन तो नॉर्मल ही था। लंबी मेजर सर्जरी लेके ऑपरेट कर रहा था। करीबन 1:45 मेरे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का कॉल आया कि सर हमारे क्वार्टर्स साइड पे बहुत बड़े आग के धुएं दिख रहे हैं, शायद कुछ आग की घटना बनी हो ऐसा लग रहा है। तो मैंने बोला आप चेक करके बताइए, और विद इन फ्यू सेकंड्स फिर कॉल आया कि सर प्लेन क्रैश है। मैंने बोला फिर से बोलो। बोले प्लेन क्रैश है। तो मैं सर्जरी हमारे अनदर प्रोफेसर को देके बाहर आया, तब तक उसका फिर कॉल आया कि सर इंटरनेशनल फ्लाइट का क्रैश हुआ है। तो इमीडिएटली चेंज करके मैं ट्रॉमा सेंटर निकला और बीच में सबको कॉल कर दिया कि जितने भी डॉक्टर्स फ्री है वो सारे ट्रॉमा सेंटर पहुंच जाए। क्लास 1 से क्लास 4 तक जितने लोग भी अवेलेबल हैं उनको वहां भेजने के लिए, क्योंकि क्वार्टर्स के एरिया में हुआ था, इंटरनेशनल फ्लाइट थी, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत सारे मरीज आएंगे, जो इंजर्ड लोग आएंगे। तो इस हिसाब से मैं वहाँ पहुँच गया पहले, और फिर एक टीम बना दी। जैसे बहुत सारे लोग थे, डॉक्टर्स आए हुए थे, नर्सिस थी, क्लास 4 थे, सबको डिवाइड कर दिया ग्रुप्स में, और एक ग्रुप ट्रायज के लिए बना दिया जिसमें इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट, न्यूरोसर्जन, जनरल सर्जन, मेडिसिन। तो ये सारे लोग मिलकर सबसे पहले जो इंजर्ड व्यक्ति आए उसको एसेस करते थे कि किस हिसाब से इंजरी है, ज़्यादा सीरियस है, आईसीयू में जाना है, इमीडिएट केयर की ज़रूरत है तो वहीं ट्रॉमा सेंटर में ट्रीटमेंट चालू करनी है, और जो ग्रीन जोन में मतलब सेफ है उनको आराम से देख सकते हैं। इस हिसाब से एक ट्राइजिंग किया। मुझे याद है कि विद इन मिनट्स वो सबसे पहला पेशेंट आया था जो बर्नड आउट था। उन्होंने बोला कि सर हमारे बच्चे जहाँ खाते हैं वहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है। तो ऐसा था कि बहुत सारे लोग आएंगे, और ये प्लेन भी टेक ऑफ होते ही क्रैश हुआ था विद इन मिनट्स। तो वो सारे रिलेटिव भी जो वहाँ सेंड ऑफ करने गए होंगे वो भी यहाँ पहुँच गए थे थोड़ी ही देर में। एक तरफ ये मैनेजमेंट चल रहा था। मुझे आज भी याद है कि विश्वास भी उनमें से एक था जो 108 में आया था, लेकिन फिर वहाँ से अंदर पैदल चल के आया था। उसको पूछा कि आप कहाँ से आए, तो बोला कि मैं तो सवार था प्लेन में। तो ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन ये हमारी ये थॉट ज़्यादा टाइम चला नहीं। करीबन 50-60 मिनट हुई होगी। 70-71 जितने इंजर्ड लोग आए, जिसमें कुछ बर्न्स थे, कुछ फ्रैक्चर्स थे, कुछ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी था। और उसके बाद जो दृश्य देखा है वो शायद जीवन में भूल नहीं पाएंगे। बहुत सारी बर्नड आउट, आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते ऐसी बॉडीज़ को शिफ्ट किया गया, जिसको पोस्टमार्टम रूम में हमने शिफ्ट किया। 1 घंटे के अंदर ही हमारे सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर सर भी आ गए थे। सारे रिलेटिव यहाँ पहुँच चुके थे। वो भी मतलब उनको हम उस हिसाब से बोलना भी मुश्किल था वो टाइम पे। हमको भी शायद कुछ भी नहीं पता था कि कितना सीवियरिटी इसमें है। तो उनको कहना भी मुश्किल था कि आपके रिलेटिव का क्या हुआ है। वो भी इधर उधर डेफिनेटली उनके स्वजन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन सबको फिर कसौटी भवन बीजे मेडिकल कॉलेज में बिठाया। सरकार की तरफ से इमीडिएटली कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट मतलब मेडिकल ऑफिसर शिफ्ट किए गए, और डॉक्टर धर्मेश पटेल की निगरानी में मेडिकल लीगल पोस्टमार्टम चालू किया उन्होंने। और मैं बोलूँगा सब लोगों ने मिल के वो टास्क एक साथ ही कंप्लीट कर दिया। किसी ने वो नहीं देखा कि अभी ये रात हो गई, अभी नेक्स्ट डे हो गया है, बट सबका जो जरूरी डीएनए सैंपल के लिए जो सैंपल लेना था उसको लेने का, नंबरिंग करना और प्रॉपर पैकिंग करके उसको एफएसएल में भेजना। उसी तरह से नीता खंडेलवाल माइक्रोबायोलॉजी के अंडर में कसौटी भवन में रिलेटिव के सैंपल लिए गए, क्योंकि डीएनए मैच के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था जिसमें कोई आइडेंटिटी रिवील की जाए। तो इस हिसाब से ये काम हुआ।
2 घंटे में ही सीएम सर, संघवी सर, फिर शाम को अमित शाह सर, नेक्स्ट डे मॉर्निंग पीएम सर आए। सब ने मिलके एक एडवाइस करी थी, एक सूचन दिया था कि इस हिसाब से सिस्टम करना जिसकी वजह से सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट आप एक साथ रिलेटिव को दे सको और उन रिलेटिव को बिल्कुल ही तकलीफ ना हो। मुझे आज भी याद है कि पहला डीएनए सैंपल एफएसएल की तरफ से 48 आवर्स के कम समय में आया था। हमारे डॉक्टर्स फिर रिलेटिव को कॉल करते थे कि आपके हिसाब से आपका डीएनए मैच हो गया है, आप आइए और अपने स्वजन का पार्थिव देह ले जाइए। फिर वो सुप्रीटेंडेंट ऑफिस आते थे, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते थे और ये इन्फॉर्मेशन फिर पीएम रूम में जाती थी। हमारा पीआरओ रिलेटिव को लेके ये न्यू पीएम रूम में आता था। वहाँ भी पूरी सिस्टम बनाई हुई थी कि पुलिस के टेबल्स थे, फिर वहाँ पर वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट और एफएसएल का रिपोर्ट, मतलब डीएनए मैच का रिपोर्ट और साथ में डेथ सर्टिफिकेट, जितने भी जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी वो सारे के सारे, साथ में जो भी बिलोंगिंग्स मिले थे वो एक वीडियोग्राफी करके डॉक्यूमेंट साइन करके रिलेटिव को दिया जाता था। और फिर उनका जो स्वजन का पार्थिव देह है वो कॉफिन में, शव वाहिनी में, वो जहाँ भी बोलते थे वहाँ ले जाया जाता था, जिसको पुलिस की कार एस्कॉर्ट करती थी और एक फैमिली कार साथ में जाती थी। और वहाँ लोकल लेवल पर भी अंतिम क्रिया करने के लिए जो भी ज़रूरत थी वो कलेक्टर ऑफिस से वहाँ हेल्प की जाती थी। मतलब सरकार का, जैसे मैंने बताया, ऐसा सूचन था कि किसी को किसी भी तरह की तकलीफ ना पड़े। और ये सारे प्रोसेस इतनी डिफ़िकल्ट, ये बोलूँगा कि चैलेंजिंग सिचुएशन, जिसको हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, कितने सारे एनजीओज यहाँ पर ये कैंपस के अंदर जितने भी लोग थे वो सब शायद वही चाहते थे कि हम इनका जो स्वजन गया है या जिसकी मृत्यु हुई है उसको वापस तो नहीं ले आ सकते, लेकिन डेफिनेटली ऐसा काम करेंगे कि उनका दुख कम हो और उनके साथ खड़े रहे और उनको बिना कोई तकलीफ हम ये काम पूरा कर सके, उनका स्वजन उनको पार्थिव देह दे सके। तो इस हिसाब से करीबन 16-17 दिन में एफएसएल ने भी सारा डीएनए मैच 254 लोगों का मैच किया। 6 लोग जो फेशियल आइडेंटिफिकेशन से उनके स्वजन को दिए गए, मतलब 260 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें 19 ग्राउंड कैजुअलिटी थी और 241 जो प्लेन में सवार थे। ये सारी चीज़ें इतने टाइम में करके मैं बोलूँगा कि एक टीम वर्क का एक रीज़न, टीम वर्क की वजह से ये सब हम कर पाए। जब आज वो दिन आ रहा है तो वो घटना याद आ रही है। उस भगवान से सिर्फ वो प्रार्थना करते हैं कि ऐसा दिन लाइफ में फिर कभी देखने को नहीं मिले। भगवान वो सब रिलेटिव्स को, परिवारजनों को और सहन करने की शक्ति दे और जितने लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है उनको मोक्ष प्राप्ति हो। सर, खास करके आप लोगों ने दिन रात मेहनत की और उसका परिणाम था कि बहुत ही कम वक्त में आप लोगों ने जो भी आप लोगों की तरफ से हो सकता था वो पूरा किया, डेड बॉडीज की पहचान की और परिजनों को सौंपा। लेकिन कई सारे ऐसे भी परिजन थे जिनके लिए स्वीकार कर पाना कि उनके परिजन जो कि विदेश जा रहे थे, उनकी मौत हो गई, उनकी बॉडी पहचानी नहीं जा सकती थी, ऐसे में डीएनए करना मजबूरी था। डीएनए रिपोर्ट जब आ भी गया तो परिजनों को समझाना कितना आसान रहा, क्योंकि बहुत मुश्किल था वो वक्त, लोग भी नहीं समझ रहे थे। कई लोग से आप लोगों को कई बार बातचीत करनी पड़ती थी, उसके लिए भी टीम बनाई गई थी। आपकी बात सही है। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन इसीलिए होता है कि जब आपको एक बार पता चल जाता है कि आपका स्वजन का डेथ हुआ है और उनके लिए मैचिंग करना है, और मैचिंग प्रोसेस एक प्रोसेस है जो इमीडिएटली नहीं हो सकती है और सबके लिए नहीं हो सकती है। वो जैसे ही डीएनए वो लोग मैच करते हैं तो धीरे धीरे करके ज़्यादा मैच होने लगते हैं। मतलब शुरू में कम होंगे, जिसमें बहुत सारे प्रोफाइल के साथ मैच करना होता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोसेस है। बट रिलेटिव के तरफ से हम सोचे तो उनको ऐसा, सबको ऐसा होता है कि जितना जल्दी हो सके हमारा मैच हो। क्यों नहीं आ रहा है तो उसके लिए उनको समझाना पड़े, काउंसिल करना पड़ता था, ये प्रोसेस समझानी पड़ती थी। और ये जो घटना हुई है ना, उसमें मतलब उनका दिमाग से अगर हम सोचेंगे ना तो ये एक्सेप्टेबल किसी के लिए नहीं था। काफ़ी वीडियो आपने भी देखे होंगे कि पूरा का पूरा परिवार जा रहा है या कुछ फैमिली, कुछ पेरेंट्स। तो घर में भी एक ऐसा माहौल होता है कि आप फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो या परमानेंट शिफ्ट हो रहे हो या घूमने जा रहे हो। पिछले 10-15 दिन से वो शॉपिंग का माहौल, वो जाने की एक्साइटमेंट, जाते हुए कुछ रील्स भी बाद में हमने देखे थे, कुछ परिवारजन साथ में जा रहे हैं, आप चेक इन करते हो, ये सब मतलब आजकल के ज़माने के हिसाब से लोग
वो फोटोग्राफी और वो क्रिएटिव मेमोरेबल इवेंट बनाने के लिए वो रिकॉर्ड करते हैं। और टेक ऑफ होने के बाद जब ये हादसा होता है तो डेफिनेटली किसी भी परिवार के लिए ये बहुत ही मुश्किल है। हमारी संस्कृति में भी ऐसा है कि जब तक हम लास्ट रिचुअल नहीं करते हम मतलब आप एक अजीब से एजिटेशन में आप रहेंगे। और ये उनकी मनोस्थिति बाकी हम सब समझते थे। मैं बोला ना कि ये कैंपस में रहा हुआ हर एक इंसान, ये तो वैसे अपनी गुजरात की संस्कृति भी है कि किसी भी इंसान को तकलीफ में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि उसका कुछ कम कर सकूं। तो सारे के सारे लोग जो इस कैंपस में थे वो एक ही मतलब मकसद से काम कर रहे थे कि हम उनको वापस कुछ नहीं दे पाएंगे लेकिन उनके साथ खड़े रहें, उनका दुख कम करने की कोशिश करें। और ये जो सारी प्रोसेस है उनके साथ खड़े रहें और कम से कम तकलीफ हो उस हिसाब से जब तक मैचिंग प्रोसेस आई तब तक उनको सांत्वना देते रहे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते रहे। मैं बोलूँगा कि ये जो काम है साइकोलॉजिस्ट ने किया है, काउंसलर्स ने किया है, सरकार की तरफ से जितनी भी उनको एक्सटेंशन दिया गया था कि उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले, मेरे हिसाब से सब लोगों ने इस हिसाब से एक टीम की तरह काम किया, तब जाके ही ये मुश्किल घड़ी का हम सामना कर पाए। तो 12 जून 2025 के दिन एयर इंडिया का 171 प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 260 लोगों की मौत हुई। 241 लोग जो कि प्लेन में सवार थे जबकि 19 लोग जो कि जहां पे प्लेन क्रैश हुआ वहां पे मौजूद थे। तो कुल 260 लोगों की जब मौत हुई उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हर एक मृतदेह की पहचान करना और उनके परिजन तक वो मृतदेह पहुंचाना, जिसके लिए रात दिन अहमदाबाद सिविल के कैंपस के अंदर अलग अलग एजेंसीज ने मिलकर मेहनत की और एक एक मृतदेह की पहचान करने के बाद अहमदाबाद सिविल से ही सबको डेथ सर्टिफिकेट दिए गए और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, पुलिस का कॉन्वॉय दिया गया और जिस जिले में जो भी व्यक्ति रहता था वहां तक मृतदेह पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई और हर एक मृतदेह परिजन तक पहुंचाया। अब इस बात को 1 साल पूरा हो रहा है, तब फिर लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो भयावह हादसा था कभी न भारत में लेकिन विश्व में दोबारा ना हो। कैमरा पर्सन साहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।